बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुकाबिल देखने वालों को मैं वेलकम तो ज़रूर करूँगी, मगर एक दुखी दिल के साथ, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में कुछ सवाल जवाब नहीं होंगे। आज सिर्फ बात होगी एक ऐसे शख्स के बारे में जो सबको दुखी छोड़ गया। आज हम अरशद शरीफ साहब की बात करने जा रहे हैं, मरहूम अरशद शरीफ साहब, जिनके जाने से सहाफ़त का बाब तो एक बंद हुआ, पाकिस्तान की सहाफ़त का नुकसान हुआ, उनके ख़ानदान का ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ जिसका कुछ अजाला नहीं हो सकता। मगर कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनके लिए ये सानेहा बड़ा ही ज़ाती नौइयत का है, उनका नुकसान भी कभी पूरा नहीं हो सकता। आज मैं अपने पैनल में ऐसे ही लोगों के साथ बात कर, जिन्हें आप देखते ज़रूर हैं एक एनालिस्ट की हैसियत से, मगर आज चंद दोस्त आपके सामने आएंगे जो अपने दोस्त की बात करेंगे। आमिर मतीन साहब हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे, और इनके साथ साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद मालिक साहब, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, उनका प्रोग्राम भी आप देखते हैं, उनको जानते हैं। आज उन्हीं की बात होगी, और दीगर भी सहाफ़ी में वक्तन फ़वक्तन ज्वाइन करेंगे। आमिर साहब, दिल बड़ा तकलीफ़ में है जब ये ख़बर मिली, एक दुख है जिसका जो नाकाबिले बयान है। मैं शायद अरशद शरीफ साहब को, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान के लोग हैं, उन्हें कैमरे की हद तक जानते थे। आप तो ज़ाती नौइयत से उन्हें जानते थे, आपके करीबी दोस्त थे, कैसे इंसान थे? ये आज का प्रोग्राम हमारे लिए बड़ा मुश्किल है करना। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि ये एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है सहाफ़त का, उनके ख़ानदान का, पर सहाफ़त का भी एक ख़ानदान होता है। तो आज हमारे ख़ानदान का, सहाफ़ती ख़ानदान का एक बहुत दमकता सितारा, बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही पुरशफ़ीक इंसान जो है वो गुज़र गया है। और वो जिस तरीके से उसकी शहादत हुई है वो मज़ीद उस तकलीफ़ दे है। और हमारे लिए आज हम सिर्फ अरशद शरीफ की बात करेंगे, हम सियासत पे कोई बात नहीं करेंगे। और मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि हमारे कई भाई कोलीग्स जो हैं वो उन्होंने बड़ा कॉस्मेटिकली इसको टच करके सियासत पे करते रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो ये हम सब पे ये वक्त कभी ना कभी आ सकता है, मुश्किलें आती हैं, तो हमें इस वक्त जो है इसके इकट्ठे होने की ज़रूरत है और इसके ऊपर पूरी मज़ाहमत की ज़रूरत है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि यही सियासत है, कोई सियासत नहीं हो सकती, कोई जमहूरियत नहीं हो सकती, कोई मुल्क नहीं हो सकता, कोई इज़हार जो है इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता, प्रेस फ्रीडम नहीं हो सकता जब तक ये वाक़यात इस तरह के होते रहेंगे। तो आज इसको एक जितना बड़ा धचका लगा है उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इसके बिल्कुल तफ्तीशी और कानूनी पहलुओं पे भी रोशनी डालेंगे, पर पहले बतौर इंसानी पहलू जो हमारे लिए सबसे अहम है, क्योंकि अरशद से हमारा ताल्लुक़ जब ये 20-25 साल से एक दूसरे को जानते हैं, इकट्ठे काम करना, रोज़ का एक ताल्लुक़ रहना, हफ्ते में 2-4 दफ़ा मिलना, और वो क्योंकि हमारे से पहले भी काफ़ी सीनियर लोग गुज़र गए, उनकी भी यादें रहती हैं। पर मेरा ख़्याल है इस साने का जो हमारे पे असर हुआ है वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। और हम ये ऑलरेडी बातें करनी शुरू कर गए हैं, शाम से हम इकट्ठे ही प्रोग्राम कर रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ हैं, ख़ाबर घुमन थे, काशिफ अब्बासी साहब, तो हम ऑलरेडी ये बातें करने शुरू कर गए। याद है कि अरशद ये कहता था, अरशद वो कहता था। तो मैं चाहूँगा कि पहले जो है मोहम्मद मालिक साहब से पूछ लेते हैं कि मालिक साहब, आप ज़रा, आपका भी हम सारों को उतना ही ताल्लुक़ रहा, ज़रा अरशद के मतलब पहले। हमें खूबसूरत आदमी था, और इससे ज़्यादा तकलीफ़ चीज़ नहीं होती जब कोई बहुत खूबसूरत आदमी के साथ कोई बदसूरत चीज़ हो। एक जो उनका कत्ल हुआ, जिसको अब ऐसे तासुर दिया जा रहा है जैसे कि कोलैटरल डैमेज हो गया और कोई पुलिस की गलत फहमियाँ है, ऐसी बात नहीं है। हम देख रहे हैं, कीनिया के प्रेस को भी पढ़ रहे हैं, वहाँ की रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं। हमारे तो छोटे भाइयों की तरह, हमारे से 10-11 साल छोटा था, और इसलिए दिमाग में समझ नहीं आ रही अभी तक, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आप, मैं, काशिफ बात कर रहे थे, कि जिनके साथ मुस्तकबिल जुड़ा हो उनके साथ माजी का सीगा अच्छा नहीं लगता। अभी बड़ा कुछ उस वक्त से करना था, बड़ा वो एम्बिशियस भी था, बड़ा ज़िंदगी से भरपूर था, और अब हम उसकी माजी में बात कर रहे हैं। अरशद ये करता था, अरशद ऐसा था, अरशद वैसा नहीं था।
मुझे लिए तो दुख की बात है कि अरशद क्या हो सकता था, और अभी वो ज़िंदगी के उस स्टेज पे था कि अरशद क्या हो सकता था। और भी माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त कमाई उसने, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई, अपना सिक्का जमाया। ही वॉज एज अ यंग मैन वन ऑफ द बेस्ट इन दिस कंट्री, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और अभी हमें तो ये बातें होनी चाहिए थी कि क्या कर सकता था, क्या करेगा, और अभी हम बैठ के उसकी ज़िंदगी को पास्ट के अंदर जब काउंट करें तो दुख होता है। अभी हमें नहीं पता कि किसने किया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो हो गया वो तो हमारे सामने है और ये हकीकत है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपको एक चीज़ का डर होता है, खौफ होता है, लेकिन यकीन होता है कि होगा नहीं, और जब हो जाए तो फिर मानते नहीं हम। जैसा हमें जो आज सुबह पता लगा कि हुआ है तो यकीन ही नहीं आता था, बिकॉज आई थिंक, ये मैं इमोशनल एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक आमिर यू विल एग्री कि आज ऐसे महसूस होता ना कि पार्ट ऑफ अस डाइड विद हिम। आपको लगता है कि जैसे कोई छोटे भाई की तरह कोई चला जाए तो आपको लगता है आपका हिस्सा भी एक मर गया सा। हर चीज़ रिप्रेजेंट करता था। अच्छा, वो प्रोफेशन में प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए, दोस्त कैसा होना चाहिए, लोग उसको बड़ा टीवी पे सख्त और जारहाना मिजाज का समझते थे। हम उसको शाम को बैठते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे कि बोलता नहीं है, वो आवाज़ नहीं निकलती, और आप उसको बार बार कहते थे कि इसके सामने कैमरा रखो फिर इसकी आवाज़ निकलेगी, बगैर कैमरे के बोलता नहीं। आदमी का तासुर यही है, जाहिर है टीवी पे वो एक स्माइल होती थी। He was a very shy man. He was a very shy in everything, very private. He was the most private public person I know. इतना प्राइवेट था वो। तो मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ आपसे भी, सबसे, क्यों? कौन छोड़ दे अभी? क्यों? किसका उसने क्या तबाही फेर दी थी? कौन सा कोई मुल्क ऊपर नीचे हो गया था? कौन सी हुकूमतें उलट गई थी? क्या हो गया था? क्या उसने कर दिया था कि इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े कि आपकी जान चली जाए, आपके 5 बच्चे जो से यतीम हो जाएं, आपकी माँ अकेली रह जाए? मतलब कि आखिर किया क्या उसने यार? जुर्म क्या है? ज़बरदस्ती एक मुल्क से गया, अब एक बॉक्स में वापस आएगा। फॉर व्हाट डिड ही डू रॉन्ग? और अब हमें भी लोग कह रहे हैं जी आप लोग ज़रा सेंसिबल हो जाएं, ध्यान से बात करें, क्या करें क्या बात ना करें, क्या उसकी बात ना करें। मुझे खुद बड़ा गुस्सा है जो आपने पॉइंट आउट किया है। हमारे कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने शायद अपने प्रोग्राम्स में बस टच एंड गो, गोंगलू में से मिट्टी झाड़ी है। आज तो दिन सबको बात अरशद की करनी चाहिए। ऑफकोर्स अगर हमने बात नहीं करनी तो किसने करनी है? शायद हमें गुस्सा इसलिए भी है कि हमारा दोस्त था, पर्सनल था, लेकिन आई डोंट नो, मैं तो मालिक मैं कहता हूँ सियासत में जो प्रोग्राम कर रहे दिल बंद हो हैं गया। ये सियासत का महवर है। सहाफत के बगैर, और जब उनको जिंदगी से बड़ी सियासत क्या है? दबाया जाए, मरवाया जाए, ये एक बिल्कुल बहुत आगे के लेवल पावर है ना, पावर गेम्स है ना। तो उसके बाद क्या फिर रह जाती है सियासत और जमहूरियत और मुल्क और कानून जो है। अब हमारे से शिकायत ये ज़रूर की जा रही है कि जनाब अभी तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं आई है तो आप आगे चले गए हैं। हम तो कह रहे हैं कि जनाब ये जो आपकी तरफ से जो वर्जन आया है उसमें इतने बड़े बड़े सुराख, 24 घंटे नहीं हुए 3 वर्जन आ चुके हैं कीनियन पुलिस के। पहले जी अगवा हुआ बच्चा, गाड़ी अगवा हुई, उसमें बच्चा था, फिर सबने कहा यार तो गाड़ी में अगर बच्चा होता तो उसको धंधा तो गोलियां मारते। फिर बयान बन गया नहीं बच्चा मिल गया था, फिर ये गाड़ी चली। फिर तीसरा कि जी गाड़ी ने बैरिकेड वैसे कच्चा पक्का एक बनाया हुआ था, नाका उस पर रुका नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? दूसरा बंदा जो था वो नैरोबी का रहने वाला था, क्यों नहीं रुकेंगे? क्यों ये उसको तोड़ेंगे? फिर चले जी अगर हो भी गया, अरशद वाली साइड पर 11 गोलियां, 9 गोलियां उसके दरवाजे की साइड पे, 3 गोलियां शीशे में, 2 पीछे से। जो ड्राइविंग साइड है उस पर खुद बता रहे हैं कि जी एक गोली लगी हुई दरवाजे में और 2-3 आगे लगी हुई बॉनेट पे। जब फायरिंग भी होती है अब ड्राइवर की साइड पे करते हैं, और फिर वो मंजर नहीं भूल सकता। हमने खुदा ना पता नहीं पिक्चर देख ली अचानक गलती से मैंने, आप वो पिक्चर देखिए, आपको पता लगता है कि क्लोज रेंज फायरिंग हुई हुई है। ये गोलियां कोई दूर से नाके ऊपर ऐसे कोई आधे मील से फायरिंग नहीं हो रही थी, इट्स अ क्लोज रेंज बुलेट। तो इसलिए ये बात तो छोड़ देना। इतने क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है जो आप भी मुझे कहते हैं बार बार मेरे से क्यों पूछता है, बिकॉज मेरे पास जवाब नहीं है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर। मैं काशिफ से भी पूछ रहा था यार मुझे एक कुछ जस्टिफिकेशन दे दो भाई। खैबर घुमन ने
ने भी हमें ज्वाइन किया है। खावर भी उन दोस्तों में, चंद दोस्तों में से, ज़ाहिर है मिलने वाले बहुत होते हैं मगर कुछ लोग करीबी दोस्त होते हैं। खावर का बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, ये लंदन में इकट्ठे पढ़ते भी रहे हैं, ये डॉन अखबार में भी खावर बेचारा मेरे प्रोग्राम में आज जिसके आंसू आज निकल आए वो थे, हमने भी टूट बड़ी गया था। मुश्किल से रोके। खावर अभी बस सबको क्या करें, नौकरी है, हमें ये प्रोग्राम करना पड़ता है, वरना हमारा दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत दिल में तकलीफ़ है और एक बहुत बड़ा एक घाव लगा हुआ है। मगर खावर बात तो करनी पड़ती है। ये एक होती है खल्के खुदा की आवाज़, जो तफ्तीश वगैरह होती रहे, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वाक़याती शहादतें कि जिस तरीके से यहाँ उस पर फ्लिमजी किस्म की FIR दर्ज कराई गई, उसके घर पे छापे रहे। आप तो उसका हिस्सा रहे हैं, आप तो फ़ोन सबसे पहले मेरा आपको ही आते थे कि किस तरीके से उसको जाना पड़ा। अच्छा आमिर भाई देखें, ये सवालात हम शाम से जी आपकी आवाज़ आ रही, ये शाम से जो मुख्तलिफ सवालात हम उठा रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, मेरे ख्याल में जो अरशद शरीफ की सर्विसेज एज ए जर्नलिस्ट उसने दी हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की रियासत के बयानिए के लिए, मेरे ख्याल में ही डिजर्व्स के इन सब के कुछ जवाबात आने चाहिए। हम किसी पर नहीं फिंगर पॉइंट करते, लेकिन अरशद शरीफ इतना तो डिजर्व करता है कि अरशद शरीफ को बताया जाए, उसके ख़ानदान को बताया जाए। अभी जो मोहम्मद मालिक साहब बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो वाक़या हुआ है उसकी क्या वजह बनी है। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि जब ये बालाकोट का वाक़या हुआ, जब आपको पता है कि इंडियन प्लेन्स आए, उन्होंने कुछ मिसाइल्स फेंके, चले गए, एक बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई हो गया कि इंडिया ने हमारी जो एयर स्पेस ट्रांसग्रेस की है, हमला किया है। और आपको पता है कि वो जो इवेंट था वो लाइव कवर करने के लिए अरशद शरीफ बालाकोट पहुंचा। वो रात अननोइंगली, पता नहीं था कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे सारे का सारा इवेंट हुआ, क्या हुआ। अरशद शरीफ रीच देयर, अरशद शरीफ वाज द फर्स्ट वन हु एक्सप्लेन्ड कि कहाँ पे वो मिसाइल्स गिरे, वो एक कवा मरा, चंद जो दरख्त जख्मी हुए, वहाँ से अपना लाइव प्रोग्राम किया इंग्लिश के अंदर, जो इंटरनेशनल ऑडियंस के ऊपर एक जो है उन्होंने बयान दिया कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की तरफ से एक बात की जा रही थी एज के जी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया और कामयाब हमला किया, और पता नहीं कोई टारगेट, कहीं कोई कैंप से टेररिस्ट के उनको टारगेट किया और एक सर्टेन नंबर ऑफ टेररिस्ट को उन्होंने हिट किया। वो सारे के सारा जो एक प्रोपेगेंडा, एक इंडिया जैसा मुल्क, बड़ा मुल्क जो बनाने की कोशिश कर रहा था, अरशद शरीफ ने जाके ऑन ग्राउंड वो सारे का सारा एक्सप्लेन किया। उसके अलावा आपको पता है कि अरशद शरीफ की ज्यादा सहाफत कहाँ गुजरी? अरशद शरीफ की सबसे जो ज्यादा सहाफत सवात ऑपरेशन में गुजरी, लाइव सबसे पहले डॉन टेलीविजन के अंदर, आपको याद होगा वहां पे बुलेट्स फायर हो रही थी, वो वहां पे गया। वाना हो, फाटा हो, इवन एयरफोर्स की कोई बड़ी जो एक्सरसाइज है, नेवल की, हर जगह पे वो मौजूद होता था। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, बड़े सवालात हैं, लेकिन एटलीस्ट ही डिजर्व सम एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों हुआ। बाकी ये सारे मामला, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जो चीज़ जिससे मेरी नज़रें नहीं हट रही, जो भी आपने जिक्र भी किया, मोहम्मद मालिक साहब ने भी जिक्र किया, वो है वो उसके 5 बच्चे, उसके 5 बच्चों का क्या कसूर था, क्या कसूर है? अभी उनकी जिंदगी हैं। मेरे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों के साथ मुदबाना गुजारिश है, खुदारा वो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी कुछ डिफरेंट पिक्चर्स शेयर हो रही हैं। अरशद बहुत प्राइवेट आदमी था, उसने कभी अपनी फैमिली के हवाले से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज़ नहीं डाली, वो बड़ा प्रोटेक्टिव था अपनी फैमिली के हवाले से। अब वो बच्चे हैं, वो कहाँ पे अपने वालिद का लहू तलाश करेंगे कि क्या हो गया? और पहले भी मैंने बताया, ये एक बड़ी हकीकत क्या है कि अरशद शरीफ का एक भाई था, शहीद हुआ, ही वॉज मेजर डॉक्टर आर्मी। अरशद शरीफ के वालिद साहब थे, पाकिस्तान नेवी के अंदर थे। अरशद शरीफ के भाई और वालिद का इंतकाल एक दिन हुआ, अरशद शरीफ ने उनको एक दिन लहद में उतारा। उनकी वालिदा बूढ़ी हैं, शी इज़ अ हार्ट पेशेंट। अब वो उनको अपने दूसरे बेटे को लहद में उतारना है, बच्चे छोटे हैं। वो तो जब उनकी तरफ आप देखते हैं तो यकीन करें कि हमने सुना था कि दिल जो है खून के आंसू रोता है, अब तो लिटरली ये एक ऐसा वाकया जो देखा है।
जो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्यों कर है और आगे क्या इसका बनेगा, क्या उसके बच्चों का क्या बनेगा, उसकी वालिदा का क्या बनेगा। पहाड़ जैसी जिंदगी है उनकी। अरशद शरीफ आया, उसने अपना जो उसका पैशन था, जो उसका काम था उसने किया। अभी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में भी हम बैठे हुए थे तो वहां पे भी ये जिक्र कर रहे थे कि अरशद शरीफ की स्टोरीज के ऊपर आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, अरशद शरीफ के फैक्ट्स को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अरशद शरीफ के ऊपर कोई बंदा उनका बदतरीन जो है नाक़िद भी ये नहीं कह सकता कि अरशद शरीफ कोई काम जानबूझ के बदनीति बड़ी माजरत के साथ खबर घुमन साहब, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। बड़ी माजरत के साथ मुझे बड़ी मजबूरी में एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मगर जब ब्रेक से हम वापस आएंगे, जो खबर घुमन साहब ने, मोहम्मद मालिक साहब ने बात की, आमिर साहब ने बात की, एक टीज़र छोड़ती हूँ। पाकिस्तानी सहाफ़त में हमें जा बजा इस किस्म के वाक़यात नज़र आते हैं जहाँ पर हमें इस किस्म के एलिमेंट्स को देखना पड़ता है, मगर क्या अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में जितना इन लोगों ने देखा, इस किस्म का अंदोहनाक वाक़या पहले भी रूनमा हुआ? एक ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं वेलकम करूंगी आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में। आमिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से खबर घुमन साहब बात कर रहे थे इस इंसिडेंट के हवाले से, बहुत सारे सीनियर हैं और कई ऐसे नौजवान सहाफ़ी हैं जिनके साथ इस तरह के मिलते जुलते वाक़यात पेश आए हैं। दहाइयाँ गुजरी आपको इस शोबे से वाबस्ता हुए सहाफ़त से, क्या इतना अंदोहनाक वाक़या कभी आपकी आंखों ने देखा? मुझे 35 साल वाक़े में बेताशा सहाफ़ियों की बड़ी स्ट्रगल है। हमारे लाखों सैकड़ों लोगों ने तकलीफ़ें उठाई, कई सैकड़ों लोग मारे गए, कोड़े खाए गए, और बड़ी हमारी एक हिस्ट्री है स्ट्रगल की, जर्नलिज़म की। मगर ये वाक़या जिस तरीके से इसका दिल को तकलीफ़ हुई है, कभी नहीं हुई। और आप देखें, शेक्सपियरियन ट्रेजिडी जो है ना दुनिया में, उसको सबसे बड़ा ट्रेजिडी इसलिए मानी जाती है कि वो ट्रेजिडी एट हाई स्केल होती है, कि ऐसी जगह पे वो की जाती है जब बादशाह के घर में या किसी बड़े आदमी। अरशद शरीफ सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम था। मेरा ख्याल हमारे साथ और गेस्ट भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनके जज्बात हम जानना चाहेंगे। आमिर साहब, हमारा जैसे ही हमारा रब्ता होगा तो उनको भी हम इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। अभी मालिक साहब की तरफ चली जाती हूँ। मुझे एक इजाज़त आमिर साहब, मैं सिर्फ एक एंग्री यंग मैन को मैं तो जानती हूँ, जिनको हम टीवी पे प्रोग्राम करते हुए देखते थे, मालिक साहब, उनको किसी भी खबर के लिए, किसी भी स्कैंडल के लिए कितना रेजिस्ट किया जा सकता था, जितना आप उन्हें करीब से जानते, ज़रा बताइए। नहीं, वो एंग्री यंग मैन नहीं था, ही वॉज अ वेरी डिटर्मिन्ड यंग मैन। बात वो आप देखें, सख्त से सख्त बात भी मुस्कुराते हुए सरकास्टिक जुमले भी मार देता था अरशद, और अच्छी लगाता था लपेट के। ही वॉज नॉट एन एंग्री मैन, ही वॉज अ वेरी क्लियर हेडेड मैन, और फैक्ट्स क्लियर थे, कॉन्सेप्ट क्लियर थे, एग्रेशन थी। ही वॉज एन एग्रेसिव यंग मैन, और गुस्सा नहीं था, कन्विक्शन थी। और मेरा ख्याल है प्राइवेट लाइफ ऑफ कैमरा और कैमरा के बड़ा फ़र्क था दोनों में। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इंटेग्रिटी बड़ी थी। और जो आमिर पहले बात कर रहे थे, वो आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखिए, ये इसलिए बड़ा खौफनाक वाक़या, इसलिए नहीं कि हमारा ज़ाती दिल दुखा हुआ है, हमारा दोस्त था, छोटा था हमारे से, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि आज के ज़माने में जब हर चीज़ इंस्टेंट कैमरास पे, ऑन सोशल मीडिया पे, हर चीज़ आपको एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी भी आ जाता है। आप समझते नहीं अब नहीं हो सकता, ये कोई 1950 नहीं है, कोई गांव से 500 मील दूर पर ये बात नहीं है कि बात छुप जाएगी। अरशद के केस में हमने देखा कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। पहले अरशद बना, फिर अरशद की कमर पे टारगेट पेंट किया गया, फिर उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। फिर हमें ख़तरा था कुछ होगा, फिर हमें कहा नहीं, हो नहीं सकता आज के ज़माने में। जब जिन चीज़ों को आपको खौफ हो, लेकिन आपको इस चीज़ की तसल्ली हो कि आज के ज़माने में इतनी ढिठाई से सरेआम ये काम नहीं हो सकता, वो हो जाए, तो फिर उसका खौफ और है, उसकी दर्द और है, उसका एहसास बेबसी और है। मुझे आज गुस्सा है बहुत चीज़ों पे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी बेबसी पे आता है। हम सब देख रहे हैं, अब क्या करें? सीरियसली, व्हाट डू वी डू? हम
उसके ख़ानदान देखते हैं तो अपने ख़ानदान नज़र आता है, उसके बच्चों को देखते हैं अपने बच्चों की शक्लें सामने नज़र आती हैं, उसकी वालदा को देखते हैं अपनी वालदा नज़र आती है। और बेबसी ऐसी है कि हम अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम मुल्क की किस्मत ठीक कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाल हमारा ये है कि कितना खूबसूरत इंसान इतने बदसूरत तरीके से उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये बेबसी बड़ी एक खौफनाक चीज़ है और इस बेबसी से या नफ़रत जन्म लेती है या बहुत ज़्यादा रिएक्शन जन्म लेता है। आई टोटली एग्री विद आमिर। क्या होगा हम मुझे आज नहीं पता, क्या हम कितने बेबस होंगे या कितने हम फ्रस्ट्रेट होंगे, कितने हम नाराज़ होंगे, मुझे आज नहीं पता। आज दुख बहुत है। मे बी फ्यू डेज डाउन द रोड हमें भी कुछ समझ आएगी। अभी तो हम बेयकीनी की कैफियत में है, मानना पड़ रहा है, लेकिन एक हकीकत है। आई थिंक शॉक से निकलेंगे तो कुछ होगा, लेकिन आई थिंक डायनामिक्स जर्नलिज्म की चेंज होंगी इस मुल्क में, डायनामिक्स बिहेवियर की चेंज होगी। थिंग्स विल नॉट गो बैक टू द वे दे वर। अभी शामिल मेरे करते ख्याल हैं, आमिर हमारे साहब ने साथ भी बात की अवैस थी। तौहीद, बिल्कुल आमिर साहब, अवैस तौहीद साहब। जी अवैस तौहीद साहब, आपकी इजाज़त, जी आपकी इजाज़त है सरवत, मैं ही अवैस तौहीद साहब से पूछ लेता हूँ कि अवैस अभी मालिक कह रहे थे ही वॉज नॉट अ एंग्री यंग मैन, ही वॉज अ वेरी डिटर्मिन्ड मैन, मगर आखिर में आपको पता है हमारी मुलाकातों में वो थोड़ा सा एंग्री इस बात पे ज़रूर हो गया था। आमिर मालिक खबर, हम अपने आप को दिलासा दें। मुझे तो वो इमेजेस याद आ रहे हैं जिस तरह खबर भी बात कर रहा था, 10-11 बरस की बात होगी। आमिर अगर आपकी इजाज़त तो मैं उनके घर गया, मैं इस्लामाबाद विजिट कर रहा था, कराची में था उस वक्त। मुझे किसी ने बताया कि आमिर के उनके वालिद की, अरशद शरीफ के वालिद का इंतकाल हो गया। तो मैं सीधा चला गया साफियों के साथ ही उनके घर पे। तो कुर्सियां वगैरह आ रही थी, रात का वक्त था और दिलासा दे रहे थे। ये सलवार कमीज में हर एक को गले लगा रहा था। और फिर हमारे देखते ही देखते वहाँ पे खबर आई कि मेजर जो भाई है इनके, वो मेरा ख्याल है DI खान या बनू से कहीं से आ रहे थे, अगर मैं सही मुझे याद है उस वक्त। वज़ीरिस्तान में ID के एक्सप्लोजन में उनकी शहादत हो गई थी। हाँ, तो वहाँ पे उनकी शहादत हो गई। एक बस मैं आपको बता नहीं सकता कि ये किस तरीके से इसके आंखों में आंसू थे भाई के। उसमें कहता है कि मेरा दोस्त मेरा बाप था। आज उस वक्त हम उसके गम को शेयर करने के लिए वहाँ पे थे। आज हम सब जो है उसके गम में है। ये तो कभी सोचा भी नहीं था। ये मालिक कह रहा था 10-11 साल छोटा हम सब लोगों से, और हमारी वो इज्जत ही बहुत करता था। दोस्ती तो हमारी थी, लेकिन जैसे एडिटर होता है तो वो हम लोगों को वैसी ही इज्जत देता था। और जब कहते हैं ना कि फिक्शन के अंदर मालिक के उर्दू फिक्शन में कहते हैं कि सबसे जो बड़ा गम होता है मौत का, वो होता है आपकी औलाद का आपके कंधे पर उसका जनाजा हो। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है आमिर जैसे वो हमारा छोटा भाई नहीं, हमारी औलाद की तरह। ये जो हमारे एडिटरशिप के अंदर जिन्होंने काम किया है वो हमारे दोस्त भी एक उम्र में, जाहिर बात है जब आते हैं 35-40 साल के हो जाते हैं, फिर हमारे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे आज हमसे कोई हमारे कंधे पर हमारी औलाद का ही या हमारे छोटे भाई का जनाजा रख दिया हो। आमिर, मैं आपके घर पे मेरी मुलाकातें होती थी, मालिक होते थे, रऊफ क्लासरा, कभी कभार मेहर बुखारी और हुमा शाह, एक हंसना बोलना लगा होता था। वो एक कोने में बैठा होता था। एक उसका था कि प्रोग्राम कर कर आएगा, उसकी टाई खुली होगी और ब्लू या वाइट शर्ट पहनी होगी, ब्लेजर पहना होगा, और फिर वो खामोशी से बैठा होगा। और अभी मैं आपका सुन रहा था मैं कि वो बिल्कुल खामोश, आधा घंटा खामोश। हाँ बॉस, हाँ जी जी, बहुत मुख्तसर जुमले, मुस्कुराहट के साथ। बड़ा हैंडसम लड़का हमारा दोस्त था, लड़का था, हम क्या उसे कहें। और उसके बाद वही अगर 1 घंटे बाद आपके हमारे शो में हो तो लगता था जैसे कोई भाई, ये तो इतनी एनर्जी इसमें कैसे आ गई है कि कैमरा रखा और आप कहते थे ना मजाक में उससे कि देखो इसको अगर बुलवाना हो तो इसके सामने कैमरा रखो। हम उससे मजाक उड़ा रहे हैं, ये हो रहा है। और एक और मुझे मजाक याद है, मुझे और तो बातें हम करेंगे ही,
मालिक एमडी हुए जब पीटीवी में, तो हम बार बार छेड़ने के लिए रऊफ किरासरा और उसको कहते थे, हाँ भाई अरशद और रऊफ, क्या मालिक ने आप लोगों को वेलकम किया था? हमें पता था कि क्या पीछे इसके शरारत है। तो फिर वो किस्सा पूरा सुनाते थे मालिक को छेड़ने के लिए, और वो कहते थे कि भाई हम लेके गए इतना बड़ा बुके, और गाड़ी में गए, हेडक्वार्टर्स में गए, तो दूसरी गाड़ी में मालिक जो है वहां से निकल रहा है और हमें हाथ हिलाते हुए चला गया, उसने हमें वेलकम नहीं किया। तो उस पे एक जुगत भी होती थी, एक और ऑनगोइंग एक मजाक था। तो वो मुझे वो इमेजेस याद आ रहे हैं। फिर मुझे एक इमेज याद आ रहा है कि मैं जियो की टीम को हेड कर रहा था, ये डॉन के अंदर था। तो मैंने इसको बोला, इतना पोटेंशियल था इसमें, मैंने कहा यार जियो की टीम में आना है। कह रहा है बॉस आपसे बिल्कुल मुलाकात होगी। मैं और इमरान असलम पहुंच गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, मैंने इसको फोन किया। इसने कहा बॉस मेरा मूड नहीं हो रहा डॉन से, मेरे दोस्त है, इधर खाबर है, इधर रऊफ है, और लोग हैं, मुबशिर है और ये वो। मैंने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, तुम जो है वो मुझे तुमने बोला था और मैंने तुम्हारा लाइनअप किया इंटरव्यू और तुम नहीं आए हो। अच्छा आप बोले आप नाराज ना हो ना। अभी आधे पौन घंटे बाद हम होटल पहुंचे तो ये वहां पे मौजूद था। तो मैं इमरान असलम ये हमने गपशप लगाई, हमने कहा नहीं यार तेरे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो एक डेडिकेटेड कमिटेड जर्नलिस्ट था, जो खबर कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। हो सकता है मालिक को उसके कुछ कंटेंट से कोई हो, हम कह भी देते यार तूने लाइन ये कर दिया, तूने बड़ा वो कह दिया, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी पे, उसकी ऑनेस्टी पे किसी को शक ही नहीं होता था। और वो इतना उसके अंदर ताकत थी, पावरफुल था। आखिरी दफा मैं आमिर आपके घर पे मुलाकात हुई तो उसने बताया कि थोड़ी सी उसकी दिल की धड़कन जो हार्ट बीट है वो शायद ज्यादा हो गई। मैंने कहा यार थोड़ा ख्याल रख। तो मुस्कुराते हुए अरे सर खैर है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। मैंने कहा ना यार तू अच्छा है, थोड़ा वेट तूने लूज किया है, मुझे लग रहा है, आर यू जिमिंग? कहते नो बॉस आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई डाइट। और एट द वो जो उसके कुत्ते बड़े लाडले होते थे उसके, तो वो कहते थे उसके साथ मैं वॉक पे जाता हूँ। तो मुझे ऐसी इमेजेस याद आ रहे हैं और मुझे वो याद आ रहा है, उसकी साइड बातें याद आ रही है। माजरत के साथ मुझे वो मेरा ख्याल सरवत ब्रेक लेना चाह रही हैं। ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल आमिर साहब ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। गुफ्तगू, और वो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू किसी दोस्त के बारे में होना और वहाँ पर ब्रेक लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस्लामाबाद के इस छोटे से शहर में जो बड़ी बड़ी बैठकें हुई, उनके अंदर अरशद शरीफ मरहूम साहब की जो यादगार यादें हैं, सुनहरी यादें, वो शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी से कुछ देर के बाद उम्मीद है कि हमें मारूफ सहाफ़ी और सीनियर तज़ियाकार भी हैं मारिया मेमन साहबा, वो ज्वाइन करेंगी। उनके साथ रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। आमिर साहब, आपने अभी बात की जिस तरह से कि इस्लामाबाद जैसे मैंने बात की, एक छोटा सा शहर है और अमूमन बड़ी बड़ी बैठकें लगती हैं, बड़े दोस्त हैं आपस में बैठते हैं। कुछ याद है आखिरी मुलाकात जब अरशद शरीफ साहब से आप सब दोस्तों की हुई, तो वो मनाजिर क्या थे, वो बातें क्या थीं? वो आखिरी दिनों में ज़ाहिर है उसके ऊपर ये नज़र आ रहा था कि वो ज़ेर ताब आ रहा है, उसको धमकियाँ आ रही थी। मुझे याद है कि मैंने ट्वीट की थी जब उसको धमकियाँ आई की थी। अरशद बहरहाल एक सीनियर तरीन हमारे जर्नलिस्टों में से टॉप का जर्नलिस्ट है, तो वो उसके बाद वो टल गई। आमिर साहब, मारिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। प्लीज़ आप ही कंटिन्यू कीजिए मारिया साहिबा से। जी मारिया, हमने सबने मिलके बहुत अरशद शरीफ के साथ काम किया, तो आप इस साने पे हम सभी अफसरदा हैं, तो आप अपने जज्बात प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा। बस आमिर साहब, मैं भी अरशद साहब के एक्चुअली घर से ही निकल रही हूँ और बस उनके बच्चों से मिली हूँ, छोटे बच्चों से, 10 साल का सबसे छोटा बच्चा। तो उसमें बस अब क्या मैं कहूँ, समझ ही नहीं आ रही। इतनी छोटी उम्र में कोई बाप कैसे छीन सकता है किसी बच्चे का? मतलब उसके सीने में दिल नहीं है और इतने जवान बच्चा अपनी माँ से कौन छीन सकता है? मतलब यू हैव टू बी नेक्स्ट लेवल क्रूल टू डू समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली जो कि मैं अभी फैमिली से मिल के आई हूँ तो थोड़ी सी इमोशनल हूँ, लेकिन अरशद जो है वो अपनी तरह का एक ही आदमी था।
था, मैंने तो ऐसा शख्स को ही नहीं देखा अपनी इस पूरी फील्ड में। इतना सिक्योर आदमी, जिसको अपनी क्राफ्ट पे भरोसा था, जिसको अपने टैलेंट पे भरोसा, और बहुत ही मदद करने वाला। इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा बातें नहीं करता था, और लेकिन जब बात करता था प्रोग्राम में तो भरपूर तरीके से वो लगता था कि जैसे इसी काम के लिए वो बना है। तो बस हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस कर रहे हैं ये खबर खुद। आमिर साहब, ऑनेस्टली अगर आप वो कहते हैं ना अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो कैसा होता है, तो कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि इस वक्त मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और अभी अरशद के 10 साल के बच्चे में मैं बिल्कुल उसकी झलक देख कर आई, और मतलब बहुत ही दिल उदास है आज ऑनेस्टली। हम सब भी वहीं पे ही जा रहे हैं, और ये किसी का इस तरह का गम शेयर तो नहीं किया जा सकता, बस कोशिश ही की जा सकती है। मेरा खबर हमारे साथ लाइन पे हैं। खबर, आप ये जो कह रही थी कि आखिरी दिनों में आपके क्या उनके साथ बातचीत होती थी, तो आप उसके मतलब कुछ बताना चाहें? अमर भाई, आपने भी उनके साथ काम किया है कि वो प्रेशर नहीं लेता था। मतलब जो भी उसने बात करनी है, जो काम करना है उसने करना है। हालात वाक़यात की वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, अब ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन जब भी बाहर कभी कभार उनसे राब्ता होता था, वो यही कहते थे, यार इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, मैं वापस आ रहा हूँ। तो वही हमारा ये था कि मिल बैठेंगे, पार्टी करेंगे, गप मारेंगे। मतलब जब भी आप उनसे बात करते हैं तो लाइक आपको थोड़ा सा एक लेवल ऑफ एनकरेजमेंट फील होता है। अभी वो जो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में जब हम बैठे थे, तो जो मालिक साहब ने पूछा कोई एक बात, मैंने कहा जी मैं उसकी मौजूदगी में अपने आप को सेफ महसूस करता था। जब उसके साथ बैठे हैं, गप मारे हैं, कि ट्रेवल कर रहे हैं, तो यू वुड फील प्रोटेक्टेड कि यार somebody is there who looks after you, आपके साथ गप भी करता है, आपका ख्याल भी रखता है, आप उसके सामने अपना दिल भी खोल के रख सकते हो, आप उससे हर किस्म की बात कर सकते हो। आपने कोई मशवरा लेना है प्रोफेशनल, अदरवाइज वो भी आप बात कर सकते हो। क्योंकि मेरा ताल्लुक उसके साथ बहुत पुराना है, तो वो एक डिफरेंट लेवल का एक हमारी आपस में एक केमिस्ट्री मिल गई हुई थी। तो बस अब ये कहानियां हैं, ये हम याद करते रहेंगे अरशद शरीफ को। दिल अभी भी नहीं मानता कि अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं है। अरशद शरीफ वो जिसको जिस वक्त मिलें, 24 घंटे के जिस मर्जी पहर में उनसे मिलें, उनके चेहरे के ऊपर आपको मुस्कुराहट एक नज़र आती थी, और कभी किसी बात पे को गुस्सा, आपकी इंडिविजुअल पर्सनल लेवल के जो भी ताल्लुकात हैं, प्रोफेशनली ही वॉज वेरी लाइक कोई भी मसला अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे स्टोरीज के हवाले से, फैक्ट्स के हवाले से उसका रिएक्शन बहुत एग्रेसिव होता था। एंड मैं वो अक्सर हमारे जो पुराने लीडरान बताया करते थे कि जी जर्नलिज्म इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए पैशन। तो मैंने जो पैशन जर्नलिज्म के लिए अरशद शरीफ की पर्सनालिटी में देखा, उसको काम करते मैंने देखा है, ऐसा पैशन मुझे आज तक किसी और जर्नलिस्ट में नजर नहीं आया। पैशन से मुझे मैं चाहूंगा मालिक से लास्ट वर्ड्स ले लूं कि माजरत के साथ आमिर साहब, जमीर हैदर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे पास चंद मिनट है, मैं चाह रही हूँ उनको भी आप शामिल कर लें। मैं जमीर से अगर आप इजाज़त दें तो ज़मीर हमारी आपसे, क्योंकि उम्र में एक जनरेशन पहले हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उस्तादा से, बड़े उस्तादों से काम करने का मौका मिला। तो नई नस्ल के अंदर चंद लोग थे जिनके मतलब कहा जाता था कि ये ओल्ड स्टाइल जर्नलिज्म करते हैं, कि जर्नलिज्म से आए हैं, जिस तरह बाहर से कुछ लोग आए हैं, वो उनकी वो अक़दार नहीं है सहाफ़त की। आप भी उसमें आते हैं, खबर भी आते हैं, और उसमें अरशद शरीफ जो था उसका दमकता सितारा था कि देख के हमें बड़ी खुशी होती थी कि कोई ओल्ड ट्रेडिशंस को कैरी ऑन कर रहा है। आमिर, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि मेरा अरशद के साथ तकरीबन 26 इयर्स का ताल्लुक था। 95-96 से दोस्ती, यारी, ताल्लुक, और जितना मैंने उसको प्रोफेशनल देखा है, अब मुझे और तो लोग नजर नहीं आते जिस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, और फिर उनके अंदर खुब कर ताकि कि कोई एक क्वेश्चन ना कहीं पे रह जाए, और उसकी कोई इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन ना आ जाए कि उसकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो थी वो टिल्टेड थी या किसी भी तरह टेंटेड थी। और उसने जितना वो उसमें इन्वेस्ट करता था टाइम, दैट वाज अमेजिंग। मतलब और फिर जो उसकी ग्रास्प होती थी उस इशू पर, और जिस तरह उसने उसको स्टडी करना, डॉक्यूमेंट्स को,
और जितनी तेजी से उसकी आंखें डॉक्यूमेंट को स्कैन करती थी, पढ़ लेती थी, और फिर इतनी फोटो मेमोरी के उसको एक एक लाइन भी याद हो जाती थी। तो अमेजिंग गाय, अपार्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल ही वाज अ। ज़मीर, ये तो लंबी है, मुझे प्रोग्राम खत्म करने का जा रहा है। वक्त ख़त्म हो गया आमिर साहब। मैं बस बहुत इसी के साथ क्लोजिंग करूंगी कि लाखों में बस चंद हुआ करते हैं जो इस दुनिया से कूच के बावजूद ज़िंदा रहते हैं, और मरहूम अरशद शरीफ साहब उन्हीं में से एक हैं जो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तमाम लोगों का शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, खावर घुमन साहब मौजूद थे, मारिया मेमन साहिबा थी, ज़मीर हैदर साहब ने हमारा साथ दिया, ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।